का जिक्र करना चाहता हूं कि समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं माहौल क्या चल रहा है, उसके बाद भी आंखें बंद करके इस तरह का हमला कर देंगे, आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे कि धार्मिक ग्रंथ जला दिया गया, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जुनैद खान साहब जो कि प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, जुनैद खान साहब, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि हम जो है औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए जो कार्रवाई होगी उसको कानूनी तरीके से सुनिश्चित तो करेंगे। लोग पुलिस वालों को काट देंगे, तो लोग धारदार हथियारों के साथ पुलिस वालों को काट देंगे अगर ये बयान दे दिया तो? नहीं, मैं काटने की समर्थन नहीं कर रहा हूं, मेरी आप बात गंभीर काटा गया है, उन्होंने जो बयान, डीसीपी जैसे लोगों को काटा गया है धारदार हथियार के साथ। तो जिन्होंने काटा है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जो कार्रवाई वो बन सकती हो उनको सख्त से सख्त सजा दें वो। लेकिन जिन लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उनको इस तरीके का उकसावा प्रोवोक किया किसने था? मुख्यमंत्री को ऐसा क्या बयान देना शोभा देता है जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया था? घूम फिर के सारी बातें डॉक्टर हिमांशु उस बयान पर आ जाती हैं। घूम फिर के सारी बातें देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है उनके ऊपर आ जाती हैं कि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कम से कम उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर दे दिया है तो माहौल खराब हो गया। एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है जी। मैं इसका जवाब दूंगा पूरी तरीके से। इसके पहले आपने एक और बात बोली थी, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। आपने भी बोला कि हम सब ने पढ़ रखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब के बारे में भी पढ़ रखा है। नहीं, सबने बिल्कुल ठीक चीज नहीं पढ़ रखी है। हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने पूरे प्रयास कर लिए अपने पूरे कार्यकाल में कि हिंदुओं को अपने सुनहरे इतिहास के बारे में ना पता चल पाए। मैं एनसीईआरटी की लाइंस बता देता हूं। एनसीईआरटी की लाइंस में तो ये है कि बाबर ब्रॉट द आर्टिलरीज टू द इंडिया, पर क्या ऐसा किसी ने पढ़ा है कि शिवाजी ने इंडियन नेवी बनाई? किसी ने नहीं पढ़ा है। किसी ने नहीं पढ़ा चोलास के बारे में, किसी ने नहीं पढ़ा अहोम के बारे में। पूरा अबुल कलाम आजाद जी ने पूरा दिल्ली सल्तनत से हमारा हिस्ट्री का चैप्टर शुरू होता है और औरंगजेब और बहादुर शाह जफर पे आके खत्म हो जाता है। पहली बात मैं ये बताऊंगा, किसी ने नहीं पढ़ा है। तो ऐसी प्रकार की मूवी बननी चाहिए कि हिंदुओं को और भारतीयों को अपने स्वर्णिम इतिहास के बारे में, और मैं तो बोलूंगा ऐसी 100 और फिल्म बने, चंद्रगुप्त मौर्य पे, अहोम पे, पाटलिपुत्र पे, गुप्तास पे। डॉक्टर हिमांशु मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे का बयान आ गया। मैं आपके पास आ रहा हूं, इस बीच उद्धव ठाकरे का बयान आ गया। नागपुर हिंसा पर उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बताएं कि यह साजिश किसकी है, हिंसा के पीछे किसका हाथ है। डबल इंजन की सरकार की क्या यह असफलता नहीं है कि नागपुर जो कि उनका गृह जिला है वहां पर यह हिंसा हो गई, एक मुख्यमंत्री के गृह जिले में हिंसा हो गई? सुनिए। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं, तो मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। अब इनके कार्यकाल में वहां डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। डॉक्टर हिमांशु, आपने जिस तरीके से औरंगजेब का जिक्र किया, क्या आपको औरंगजेब से नफरत है? क्या बीजेपी को औरंगजेब से नफरत है? क्या पूरे देश को औरंगजेब से नफरत है? कुछ मैं इतिहास के पन्नों को बता दूं। अब मुझे लगता है, वैसे बात सब कह रहे थे कि अब इतिहास में नहीं जाना चाहिए, पर जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो मुझे लगता है ये मुख्य रूप से सबको बताना चाहिए कि औरंगजेब का इतिहास पढ़ के लाना चाहिए। औरंगजेब ने क्या किया? अच्छा आप बताइए, बहुत कॉमन सवाल है हमारा कि हमारे यहाँ शादियां रात में क्यों होती हैं? आपको पता है? हमारे यहाँ शादियां इसलिए होती हैं कि ये मुगल जो थे, दिन में, जब हमारे यहाँ पहले हमारे धर्म गुरु जी जानते होंगे, पहले हमारे शादियां दिन में हुआ करती थी। ये मुगल जो है पकड़ के, जब शादी होती थी तो हमारी औरतों को पकड़ के ये जो है अगवा कर लेते थे, और वहां पे जो दूल्हे की शादी हो रही होती थी उसको मार देते थे। ये जो हिंदू लोग होते थे उनसे जजिया लेते थे कि तुम हिंदू नहीं हो, अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हो तो तुम उसको टैक्स दोगे। तो जो हिंदू जो बदल गए, जो डर गए वो बदल गए, वो औरंगजेब की औलाद बन के आज वो हल्ला मचा रहे हैं। समझ रहे हैं? जो पहले डर गए थे वो आज हल्ला मचा रहे हैं औरंगजेब के नाम पर, और जो लड़ गए
वो बात कर रहे हैं और उनके प्रति जो है रोष क्रिएट किया जा रहा औरंगजेब है है। क्या? तो दूसरी बात पहले मैं ये बताऊंगा कि ऐसे हिमांशु जी, इसलिए औरंगजेब हिमांशु जी देश क्या का औरंगजेब अब है क्या? और अगर औरंगजेब नहीं है तो उसका डर भी नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब रात में अपने बच्चों की शादियां क्यों करते हैं, दिन में क्यों नहीं करते? तो उसी से चलते हुए ये रिवाज हो गया है। और केरल और तमिलनाडु तक वो अभी तक हिमांशु उसका जी राज जवाब, पहुंच नहीं पाया था। और जवाब इस बात का भी है कि देश की राजधानी दिल्ली में औरंगजेब रोड क्यों है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को वो खटकती नहीं है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को उस रोड को देखकर बुरा नहीं लगता है? वो रोड आज तक क्यों नहीं हट पाई? वो औरंगजेब के नाम पर वो रोड क्यों बनी हुई? वो रोड बहुत जल्दी हटेगी। कब हटेगी? अभी तो हमारी सरकार आई है, सरकार तो अभी हमारी आई है। आप देख के चलिएगा 4-5 महीने के अंदर वो ना बदल जाए तो बहुत देर हो चुकी है। और हम तो ये चाहेंगे वो छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखी जाए। डॉक्टर हिमांशु जी, न जाने से कितने दंगे हो जाएंगे, न जाने से कितनी तो घटनाएं हो जाएंगी देश में। अब यही आपने अगर वाकई ये नफरत फैला रहा है, वाकई ये नाम चिढ़ा रहा है, वाकई ये नाम हमें आंखों में चुभ रहा है, तो उन सारी यादों को कब्र ही क्यों, औरंगजेब की कब्र ही क्यों? हिमांशु जी, औरंगजेब की हर याद को इस देश से मिटा दीजिए, चुन चुन के क्यों मिटा दीजिए। मैं आपके साथ हूं, मिटा दीजिए। तो यही तो बात है ना, कुछ औरंगजेब के आज भी अवशेष बचे हुए हैं जो अगर ऐसे काम किए जाते हैं तो वो दंगा कर देते हैं। अरे भाई वो कह रहे बयान दिया था, तो बयान तो सब लोग देते हैं। बयान ओवैसी नहीं देते कि 15 मिनट, एक मिनट, बयान अगर फडणवीस जी देते हैं तो क्या ओवैसी नहीं देते कि 15 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा सबको? 15 मिनट हर चुनाव में आके 15 मिनट बोलते हैं। क्या किसी हिंदू ने दंगा किया आके वहां पे? अंदर नहीं कर क्या पाए किसी ना हिंदू ने भाला चलाया? क्या पुलिस वालों को मारा? क्या बाइकें जलाएगी? क्या दुकानें जलाएगी? आप उन्हें अंदर नहीं कर पाए। डॉक्टर हिमांशु, आप उन्हें अंदर नहीं कर पाए क्योंकि वो आप अंदर नहीं कर पाए उन्हें बन गए। मैं वही बता रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को अगर हम पकड़ लेंगे तो यही कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में आज भी हैं, और उनको पकड़ने से ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। ये पूरी सोची समझी चाल होती है। डॉक्टर हिमांशु, डर लगता है पकड़ने में? बिल्कुल नहीं डर लगता है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, देश की स्थिति जो है वो बिगड़ जाएगी। अरे अगर बोला है, अगर माहौल खराब करने की कोशिश की थी तो अंदर कीजिए ना। कि हर आदमी को पकड़ के मारा जाए। अरे जब भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए जेल में, भ्रष्टाचार के आरोप में जब झारखंड के मुख्यमंत्री जेल चले गए, तो एक आदमी देश का माहौल खराब कर रहा है, अंदर नहीं कर पा रहे, डर लगता है। नहीं, तो आप ये मानते हैं कि वो बयान सही था कि गलत था? आप ये बताइए। अगर 15 मिनट का सवाल, अंदर क्यों नहीं कर पाए? आपने कहा वो बयान गलत था, आपने कहा देश का माहौल खराब किया जा रहा था, अंदर क्यों नहीं कर पाए? तो उसके खिलाफ हम अभी केस दायर कर देंगे। आप आज हम और आप बैठे हैं, अगर आप भी उसी खिलाफ हो तो आज ही केस दायर कर देते, दोनों भाई मिलके। आज ही दोनों भाई मिलके केस दायर कर देते हैं, और फिर देखिए सरकार एक्शन लेती है कि नहीं। चंद्रमोहन जी, देखिए मनोज जी, मैं साधुवाद देता हूं कि आप ऐसी डिबेट के अंदर बड़े बेबाक होके हर चीज के लिए लड़ रहे हैं जो एक जरूरी है। आज विषय क्या है? बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर कि जहां अपने आप को बहुत समझदार कहने वाले पार्टी नेता, प्रवक्ता और उनके साथ के रहने वाले ऐसे लोग एक पिक्चर का सहारा लेके इतिहास की तरफ चले जाते हैं। एक पिक्चर को कहते हैं कि 100 पिक्चर बननी चाहिए, तो इतिहास की तरफ जाते हैं। और अब्दुल आजाद कलाम की बात एक पार्टी का प्रवक्ता उस व्यक्ति के नाम को आज कह के इतना छोटा कर देता है। इतनी छोटी और छोटी से छोटी मानसिकता एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता की, जो भारतीय जनता पार्टी का है। आज ये स्टैंडर्ड इन्होंने 80-20 की राजनीति करते करते देश का लाके दे दिया है। जिस देश के अंदर अमन और भाईचारा था, जिस देश के अंदर इतिहास में देश का कोई भी नागरिक पूरी तरह से चाहता है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक नहीं था, वो क्रूर था, और उसकी क्रूरता का अभद्रता हिंदुस्तान के नागरिकों पर थी। ये इतिहास में दर्ज है, और मैंने भी पढ़ा है, आप सबने भी पढ़ा है। लेकिन उन इतिहास की बूंदों को ढूंढा नहीं गया कि अगर फुंसी फोड़ा बन जाएगी, जख्म बन जाएगी, तो मेरे देश का अब्दुल, मेरे देश का रहीम, मेरे देश का सरबजीत और मेरे देश का जोसेफ की वो एकता टूट जाएगी। वहां सरदार अब्दुल कलाम की बात नहीं थी। ये मौलाना अब्दुल कलाम ने शिक्षाविद रहते हुए, शिक्षा मंत्री रहते हुए कोई मन में फेर करा था। सोच का फर्क था। अगर 80-20 की राजनीति के ऊपर चुना हुआ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बने और वो एक मजाक के लिए स्टेटमेंट दे दे, और उसके बाद वो कानून व्यवस्था को ना बना पाए
और मैं डबल इंजन की सरकार भी नहीं कहूंगा मनोज जी, वहां ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक सरकार के ऊपर भी सरकार है, वो आरएसएस का मुख्यालय है। जब आग लगाकर रोटियां सेकना और उस आग के साथ अपने बयानवीरों को बयान को बढ़ावा देना, ट्रिपल इंजन की सरकार बैठी और मुख्यमंत्री का खुद का विधायक क्षेत्र हो जिसके अंदर वो चुन के मुख्यमंत्री बने हो, और उसके बाद प्रेशर आप इतिहासकारों पे खर्च करें और प्रेशर आप ऐसे पत्रकार, ऐसे मीडिया चैनलों पे, ऐसे विपक्षी नेताओं पे करें कि ये प्रश्न हम खड़ा कर रहे हैं आपसे। सरकार को आज अपनी मानसिकता पे सोचना पड़ेगा और उन कट्टरपंथियों को, चाहे वो कट्टरपंथी हिंदू हो, चाहे वो कट्टरपंथी मुसलमान हो, चाहे वो कट्टरपंथी सिख हो, चाहे वो कट्टरपंथी ईसाई हो, जो आज देश के अंदर अपनी कट्टरता के नाम से राजनीति करके सत्ता के अंदर रहते हुए सत्ता का दायित्व नहीं निभा रहे हैं। अरे कट्टर होना कोई गुनाह नहीं है, हर धर्म के प्रति आपकी कट्टरता वाजिब है, रखो, लेकिन उसके लिए कम से कम समन्वय और देश के प्रति देश की नागरिक की जिम्मेवारी तो समझिए। आप टोपी पहनिए, मना कौन कर रहा है, माथे पे तिलक मैं भी लगाता हूँ, आप भी डालिए। शैलेश जी